चलें सेशन की शुरुआत करें। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला टॉपिक जो अपना था प्री हिस्टोरिकल एज का, जिसमें हम लोग क्या पढ़ना है, तो यहां पर हम लोग को पढ़ना है स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। स्टोन एज, देन आपका कॉपर स्टोन एज, दो यहां पर एज पढ़ने हैं हम लोग को। ठीक है, कॉपर स्टोन एज या इसको हम लोग क्या कहते हैं, चौकोलिथिक एज कहते हैं, यानी ताम्र पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। चौकोलिथिक एज बोलो या ताम्र पाषाण काल बोलो या स्टोन एज अलग हो जाता है। ठीक है, ताम्र पाषाण काल कहो या चौकोलिथिक एज कहो, ठीक है, या कॉपर स्टोन एज कहो, ये अलग सेक्शन है। ठीक है, और साथ साथ में जो स्टोन एज हम कहते हैं, स्टोन एज को जनरली तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से? पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, देन नियोलिथिक एज, यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ऐसे हम लोग यहां पर क्या करते हैं, डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले जो सेक्शन बनता है, अच्छा देखो एक चीज और बता दूं, मैं एंसेंट से ही शुरू कर रहा हूं। इसके पीछे कारण क्या है? एंसेंट इंडिया से स्टार्ट करने से यह फायदा होगा हम लोग को कि हम लोग को एक डेवलपमेंट पता चलेगा कि हम कैसे, पहले क्या थे, बंदर थे, बंदर से इंसान कैसे बने, इंदार और इंसान बनने के बाद हम लोगों के अंदर कैसे लालच आया, और लालच आने के बाद हम लोगों ने कैसे कैसे अपनी डायनेस्टियां डेवलप की, फिर कैसे इंडिया पे अटैक्स हुए, उन अटैक में कैसे यहाँ पे कौन कौन सी डायनेस्टियां डेवलप हुई, फिर कैसे यूरोपियंस आए, यूरोपियंस आने के बाद क्या करते हैं, इंडिया में कैसे चीजों को डेवलप करते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में तो एक सीक्वेंस में हम लोग को चीजें पता होंगी। तो यहां पर बच्चे हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे यहां पर एंसेंट इंडिया से स्टार्ट करेंगे, यानी प्री हिस्टोरिकल एज से। पहला सेक्शन मैंने बताया था डेवलपमेंट के आधार पर, जो तीन सेक्शन बताए गए थे, या कह लें कि स्क्रिप्ट के बेसिस पे जो हिस्ट्री के तीन सेक्शन बनाए गए थे। कौन कौन से? प्री हिस्टोरिकल एज, ठीक, उसके बाद से मैंने क्या बताया था, प्रोटो हिस्टोरिकल एज, देन आपका बताया था हिस्टोरिकल एज, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, देन ऐतिहासिक काल। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्री हिस्टोरिकल एज से स्टार्ट करेंगे, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल से अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो एंशिएंट से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर हम लोग जब प्री हिस्टोरिकल एज की बात करते हैं, तो एक्चुअल में क्या है कि हिस्ट्री में जब हम लोग प्री हिस्टोरिकल एज की बात करते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, तो प्री हिस्टोरिकल एज के बारे में अपने पास जो एविडेंसेस हैं वो कैसे हैं, आर्कियोलॉजिकल है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर क्या किया गया है कि पूरी की पूरी ये हिस्ट्री लिखी गई है, प्री हिस्टोरिक एज। क्योंकि यहां से हमें किसी भी तरह की कोई स्क्रिप्ट नहीं मिलती, पेंटिंग्स तो मिलेंगी बट स्क्रिप्ट हमें कोई भी नहीं मिलेगी। अब प्री हिस्टोरिकल एज को क्या किया गया है, यहां पे डेवलपमेंट के आधार पर क्या किया गया, प्री हिस्टोरिकल एज को तीन सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन सा? पैलोलिथिक एज, मैसोलिथिक एज, देन नियोलिथिक एज, यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये टोटली डेवलपमेंट के आधार पर है, विकास के आधार पर है कि ये चीजें विकसित कैसे हुई, डेवलप कैसे हुई, इनके आधार पर इन्हें किया गया है। क्लासेस, क्योंकि देखो प्रीलिम आपका एग्जाम है 17 मार्च को अकॉर्डिंग बाय कमीशन, तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है कि क्लासेस को वाइंड अप भी करना है मैक्सिमम 10 मार्च तक जाते जाते। तो ऐसे कंडीशन में अगर मैं आपको नोट्स लिखाता रहूं, चीजों को समझाता रहूं, तो उसमें क्या होगा, टाइम टेकिंग होगा। इसलिए इतने शॉर्ट टाइम में आपको मेजर टॉपिक पढ़ाऊंगा जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, पहली चीज। और साथ साथ में आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर पाए एग्जामिनेशन से ठीक पहले तक। क्लियर? तो यहां पर बच्चे प्री हिस्टोरिकल एज की शुरुआत करते हैं, और प्री हिस्टोरिकल एज में यानी कि हम लोग को क्या पढ़ना है, स्टोन एज। सबसे पहले यहां पर देखें तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि देखिए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या पढ़ना है, ह्यूमन स्पीसीज पहले जानना है। सबसे पहले मानव प्रजातियों के विषय में जानेंगे। जिस एरिया में जो मानव प्रजातियां पाई गई, ह्यूमन स्पीसीज पाए गए, उसके आधार पर उनका नाम मिल गया। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड में पहली बार जो ह्यूमन एक्टिविटी स्टार्ट होती है वो कहां से होती है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से होती है।
अफ्रीका महाद्वीप में माना जाता है कि वर्ल्ड में पहली बार क्या हुआ था, ह्यूमन एक्टिविटी स्टार्ट हुई। और फिर यहां से क्या हुआ, ये लोग क्या किए कि वर्ल्ड के अन्य कंट्री में क्या होते हैं, ये यहां से क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं या मूव करके चले जाते हैं। ठीक है, तो इनके आधार पर अगर देखें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। भारतीय उपमहाद्वीप की जब हम बात करेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें क्या होते हैं, कुछ ह्यूमन स्पेसीज दिखाई देते हैं। जैसे यहां पर जो सबसे एंशियंट यानी सबसे प्राचीन जो मानव प्रजाति इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलती है वो कौन सी मिलती है, तो निग्रेटो मिलती है। निग्रेटो इंडिया की सबसे एंशियंट ह्यूमन स्पीसीज मानी जाती है जो पाए गए हैं। हालांकि आज भी अगर इन निग्रेटो की बात करें हम लोग तो किसी न किसी रूप में हमें ट्राइब्स के रूप में ये हमें पाए जाते हैं। हमारे कॉन्टिनेंट में क्या होता है कि ये किस रूप में मिलते हैं, तो ट्राइब्स के रूप में मिलते हैं, यानी जनजातियों के रूप में ये पाए जाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, तो जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में आते हैं तो यहां पे देखते हैं कि हमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट टाइप के ह्यूमन स्पीसीज पाए गए। क्योंकि जब कोई चीज हम देखेंगे तभी हम उसका क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। जब हम प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट की बात करते हैं तो जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपकी जो डांसिंग गर्ल मिली हुई है, ठीक है, एक नृत्य करती हुई लड़की की स्टैचू मिली है, मूर्ति मिली है, तो उसका जो फिजिक है उस फिजिक के आधार पर कहा गया कि ये किस टाइप की है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट टाइप की है। अल्पाइन टाइप के भी यहां पे ह्यूमन स्पीसीज मिले हैं, मंगोलाइट टाइप के भी मिले हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा मेडिटेरियन टाइप के पाए गए हैं यानी भूमध्य सागरी। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपसे मैक्सिमम ह्यूमन स्पीसीज मिले या आपसे पूछा जाए कि इंडिया में सबसे ज्यादा किस टाइप के ह्यूमन स्पीसीज पाए जाते हैं, तो आप क्या कहोगे, मेडिटेरियन टाइप के। भूमध्य सागरी प्रजाति के सबसे अधिक यहां पर मनुष्य पाए जाते हैं। ठीक है, मेडिटेरियन टाइप के यहां पे मैक्सिमम ह्यूमन स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है, डॉक्टर बीएस गुहा ने क्या किया है कि टोटल इंडियन ह्यूमन स्पीसीज की बात करें तो यहां पर इन्होंने कुल 6 प्रकार के ह्यूमन स्पीसीज बताए हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कुल कितने प्रकार के, तो 6 टाइप के ह्यूमन स्पीसीज पाए जाते थे। कौन कौन से, तो यहां पर देखिए, जैसे निग्रेटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन, नार्डिक, मंगोलाइड, देन मेडिटेरियंस यानी भूमध्य सागरी। तो ये 6 प्रकार की आपकी टोटल क्या है, ह्यूमन स्पीसीज पाई जाती है। स्पेशली कहें तो अगर प्रेजेंट टाइम में आप बात करोगे तो प्रेजेंट टाइम में हमें क्या मिलते हैं, मेडिटेरियंस मैक्सिमम मिलते हैं। बाकी ह्यूमन स्पीसीज किस रूप में पाए जाते हैं, नार्डिक हो गए, मंगोलाइड हो गए, अल्पाइन हो गए, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हो गए या निग्रेटो हो गए, ये आपके किसमें, ट्राइब्स के रूप में पाए जाते हैं, जनजातियों के रूप में पाए जाते हैं। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अभी भी बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं या बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स एरिया हैं जहां पर क्या है, यहां पर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का क्या करना है, यहां पर माइग्रेट करके जाना क्या है, बिल्कुल बैन है। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि वो अभी इंडियन वो सोसाइटी का सब्जेक्ट है, सोसाइटी में आप पढ़ोगे, क्योंकि इंडियन सोसाइटी जो नॉर्मल सोसाइटी है और जो उनकी सोसाइटी है उसमें काफी अंतर है, इसलिए उनके साथ हम मिलजुल कर ये सारी चीजें नहीं कर सकते। ये चीज क्लियर है, ये हमारे पूर्वज हैं और उन्हीं से हम क्या हुए, यहां पर एक तरह से डेवलप होकर। साइंस में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, साइंस में पढ़ा होगा आपने कि कैसे कैसे, जैसे कहा जाता है ना, एक जनरली हम लोग बात कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो जैसे जैसे हमें चीजों की आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे चीजें हम लोगों ने डेवलप की है। तो यहाँ पे 6 टाइप ह्यूमन स्पीसीज, ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे या पीपीटी जाएगा तो नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं यहां से भारत में जो शुरुआत होती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो हम शुरुआत करते हैं स्टोन एज की। तो स्टोन एज की जब चर्चा करते हैं या प्री हिस्टोरिकल एज की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो प्री हिस्टोरिकल एज में कहा जाता है कि इंडिया में जो प्री हिस्टोरिकल एज है उसकी रिसर्च की शुरुआत किसके दौरान की जाती है, तो जब यूरोपीय कंपनियां इंडिया आती हैं तो बहुत सारे यूरोपियंस क्या होते हैं, इंडिया आते हैं। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कुछ वर्कर्स थे जो काम करने वाले थे। एक थे मिस्टर रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। कहा जाता है कि सबसे पहले इन्होंने ही क्या किया था, इंडिया में
आर्कियोलॉजिकल चीजों को ढूंढने का काम किया था। पुरातात्विक चीजों को ढूंढने का काम किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक एज, या फादर ऑफ क्या कह सकते हैं आप लोग, स्टोन एज किसको कहते हैं? तो यहां पर रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक काल का जनक, ठीक है, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिकल एज किसे कहेंगे? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इन्होंने 1863 के दौरान, 1863 में कहा जाता है, 1863 के दौरान इन्होंने क्या किया था? साउथ इंडिया में आपने एक शहर का नाम सुना होगा, मद्रास। तो मद्रास के पास एक सिटी थी जिसका नाम था पल्लवरम। पल्लवरम से क्या करते हैं? पल्लवरम से ये स्टोन टूल्स को ढूंढते हैं। पहली बार इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो स्टोन टूल्स ढूंढे जाते हैं वो मद्रास के पल्लवरम से ढूंढे जाते हैं। कब? 1863 में। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा। और यहीं से आपके क्या माना जाता है? भारत में यह मान लिया जाता है कि आपके क्या हो जाते हैं? तो यहां पे प्री हिस्टोरिकल एज की रिसर्च की शुरुआत हो जाती है। अब आप सोचोगे कि सर 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने तो अशोका के इंस्क्रिप्शन भी पढ़ लिए थे। बिल्कुल पढ़ लिए थे, इसमें कोई डाउट नहीं। बट प्रॉब्लम यह है कि जब अशोका इंस्क्रिप्शंस पढ़े गए थे तब तक यह माना जाता था कि इंडिया की जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है वो कौन सी है? आर्यन सिविलाइजेशन को माना जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन को नहीं माना जाता था, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी खोजा नहीं गया था। तो जब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की रिसर्च नहीं हुए थे तब तक उसके पहले तक क्या माना जाता था कि इंडिया की एंशिएंट सिविलाइजेशन कौन सी है? तो वो आपकी आर्यन सिविलाइजेशन मानी जाती थी, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं ढूंढा गया था। अशोका के इंस्क्रिप्शन ढूंढ लिए गए थे, तो मौर्यन एम्पायर यहां पर आपका आ चुका था। मौर्यन एम्पायर के विषय में जानकारी थी। लेकिन क्या इंडिया में स्टोन एज भी था या नहीं था, तो इसके बारे में अभी हम लोग को प्रॉपर जानकारी नहीं थी कि क्या स्टोन एज का जो मनुष्य था, मानव था, क्या वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहता था या नहीं रहता था। लेकिन जब रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 में मद्रास के पलवरम से जब स्टोन टूल्स ढूंढ लिए तो यह क्लियर हो गया कि इंडिया का भी क्या है, तो प्री हिस्टोरिकल एज का एक हिस्ट्री है, एक इतिहास है। तो यहां से यह क्लियर हुआ। अब यहां पर देखा गया तो यहां पर दो तरह के स्टोन टूल्स ढूंढे गए। ठीक है, सबसे पहले तो मद्रास में पल्वरम से ढूंढ लिया गया स्टोन टूल्स। इसके साथ साथ अगले रिसर्च में हम लोग पहुंचे तो हम लोग पहुंचे प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहुंचते हैं तो पाकिस्तान में हम देखते हैं कि यहां पर हम लोग को सोहन रिवर बहती है। सोहन किसकी? आपकी यहां पे ट्रिब्यूटरी है। अगर सोहन नदी की बात करते हैं, सोहन सोहन रिवर की बात करते हैं तो ये आपकी ट्रिब्यूटरी ऑफ कौन सी है? तो यहां पे याद रखेंगे इंडस। इंडस की ये ट्रिब्यूटरी है, यानी सिंधु नदी की सहायक नदी है सोहन नदी। और इस सोहन रिवर की वैली से हमें क्या मिले? कुछ ऐसे स्टोन टूल्स मिले जिसमें देखा गया कि इनके एक साइड में, इन स्टोन टूल्स के एक साइड में क्या बना हुआ था? तो यहां पे ये शार्पनेस में थी, यानी यहां पर धार मिलती थी। और दूसरे एक ऐसे स्टोन टूल्स ढूंढे गए जिसमें देखा गया कि इसमें दो साइड आपके क्या थे? ब्लेड बने हुए थे, यानी धार बनी हुई थी, काटने की चीजें। तो इनको नाम दिया गया चॉपर चॉपिंग। इनको क्या नाम दिया गया? तो इनको ही नाम दिया जाता है चॉपर चॉपिंग या पेबुल संस्कृति कहा जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि पेबुल क्या होते हैं और चॉपर चॉपिंग क्या होता है। तो पेबुल की अगर हम लोग बात करते हैं तो पेबुल क्या होते हैं? स्टोन ही होते हैं, स्टोन के टुकड़े। लेकिन स्टोन के वो पार्ट जो क्या होते हैं? पानी में, जैसे पानी, स्टोन कहां रहता है भाई? पानी में ही रहता है, उसे बाहर हम लोग करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो स्टोन के आपके पार्ट थे वो पानी से क्या हुए? पानी के साथ आपने ये चूंकि चीजें ज्योग्राफी की हैं वहां पर आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि जो स्टोन के पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो क्या होते हैं कि पानी के साथ क्या करते हैं? फ्लो के साथ बहते हैं। तो जब वो पानी के फ्लो के साथ बहते हैं तो पानी में क्या पाया जाता है? वहां पर आपका सॉफ्ट स्टोन नहीं कह सकते ईसा,
सॉफ्ट स्टोन, क्योंकि वो कई सारी चीजें हो जाएंगी अगर हम सॉफ्ट स्टोन की बात करेंगे। सेडिमेंट स्टोन कह सकते हो, अवसादी चट्टान, या सेडिमेंट रॉक्स कह सकते हो, सेडिमेंट्री रॉक्स कह सकते हो। ये हम सॉफ्ट स्टोन नहीं कह सकते, ठीक है। अब वो क्या होते हैं कि पानी के साथ मूव करते हैं, तो पानी में सेडिमेंट्स भी पाए जाते हैं, अवसाद पाए जाते हैं। तो उन सेडिमेंट से क्या हुआ, ये घिसते हैं, ठीक है। इन पर क्या होता है, रगड़ होती है। तो घिसने के कारण क्या होते हैं, वो धीरे धीरे पतले हो जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या बोला जाता है, पैबुल बोला जाता है। अभी इसको मैं आप लोग को समझा देता हूं। यहां पर देखो, अब स्टोन एज के आगे चलेंगे, तब यहां पर सबसे पहले यहां पर मैं पहले चीजों को समझा देता हूं, फिर यहां पर आगे आपको बताता हूं। चलो पहले इसी को बता देता हूं। यहां तो चॉपर चॉपिंग का नाम आ गया, तो मैंने बता दिया। अब देखो, पहले यहां से एक एक चीज समझते चलो, फिर आगे चलेंगे। वो तो मान लो एक आपका क्या था, जनरल इंट्रोडक्शन था। अब स्टोन एज को हम लोगों ने क्या किया, 3 सेक्शन में डिवाइड किया। किसके आधार पे, डेवलपमेंट के आधार पर। तो यहां पर देखिए, स्टोन एज को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। डेट यहां नहीं याद करनी है। जनरली जो पैलोलिथिक एज है, इसके विषय में हम लोग को बहुत ही कम जानकारी मिलती है। यहाँ के एविडेंसेस और ह्यूमन लाइफ कैसी थी, इन सारी चीजों में बहुत नॉमिनल हम लोग के पास जानकारी है। इसका कारण यह है कि यहां पर इन पहली चीज तो इन तीनों एज से हमें स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी, इसीलिए इसको हम लोग कहां पे रखते हैं, प्री हिस्टोरिकल एज में रखते हैं, क्योंकि यहां पर स्क्रिप्ट नहीं है। बट यहां के स्टोन टूल्स और साथ साथ में इस दौरान जो पेंटिंग बनाई गई, उनके बिहाफ पर यहां की पूरी हिस्ट्री की जानकारी होती है हम लोग को, ठीक है। डेवलपमेंट के आधार पर इस पूरे के पूरे स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, देन नियोलिथिक एज। पैलोलिथिक एज यहां पर बात करें और नियोलिथिक एज, दोनों के बीच में क्या है, यानी कि अगर हम कहें कि यहां पे पैलोलिथिक एज को कंप्लीटली नियोलिथिक एज में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ा, बीच के एक फेज से गुजरना पड़ा, जिसका नाम था क्या, मेसोलिथिक एज, ठीक है। ये मेसोलिथिक एज था। स्पेशली यहां पर इंडिया में इनके कौन कौन से प्लेसेस हैं, किन प्लेसेस से क्या क्या एविडेंसेस मिले, और साथ साथ यहां से हम लोग को ह्यूमन लाइफ कैसी थी, मनुष्य का जीवन कैसा था, इसी के बारे में स्पेशली हम लोग को फोकस करके पढ़ना है और जानना है। तो इन्हीं के डेवलपमेंट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब इनके डेवलपमेंट के बारे में देखो क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम लोग पैलेयोलिथिक एज की बात करें, हालांकि ये डेट आपको नहीं याद करनी है, मैं पहले भी कह चुका हूं, डेट नहीं याद करनी है, लेकिन मैंने डेट मेंशन कर दिया इसमें, बट डेट नहीं याद करनी है, डेट पे अपना समय नहीं गंवाना है हम लोग को। अब यहां पर जो पैलेयोलिथिक एज है, इस पैलेयोलिथिक एज को भी क्या किया गया, स्टोन टूल्स, ठीक है, और ह्यूमन लाइफ के आधार पर, क्योंकि टूल्स के आधार पर क्या हुआ कहीं ना कहीं, और पेंटिंग्स के आधार पर ह्यूमन लाइफ को डिफाइन किया गया कि लाइफ स्टाइल कैसी थी, क्या ये सिविलाइज्ड थे या नहीं थे, ये सारी चीजें डिसाइड की गई। तो जो डेवलपमेंट हम लोग को, एक डेवलपमेंट कहां मिलता है, तो हम लोग को पैलेयोलिथिक एज में भी मिलता है। तो इसको क्या किया गया, 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया। लोअर पैलेयोलिथिक एज पहला बनाया गया, यानी कि यहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, निम्न पूरा पाषाण काल। इसके बाद से मिडिल पैलेयोलिथिक एज, मध्य पूरा पाषाण काल, और फिर आता है अपर पैलेयोलिथिक एज, यानी कि उच्च पूरा पाषाण काल। यहां पर क्या होता है कि जो आपका उच्च पूरा पाषाण काल था, अपर पैलेयोलिथिक एज था, यहां पर माना जाता है ह्यूमन क्या हो जाता है, यहां पे चेंज होने लगता है। और इसी अपर पैलेयोलिथिक एज के बाद से हम कहां पे एंटर कर जाते हैं, मेसोलिथिक एज में, यानी मध्य पाषाण काल में एंटर कर जाते हैं। तो स्पेशली हम लोग को जो आपका पैलेयोलिथिक एज था, इनके 3 फेज हैं। इन 3 फेज में ह्यूमन लाइफ कैसी थी, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग थोड़े से कुछ प्लेसेस के बारे में अपने प्रीलिम एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। हालांकि जो पैलेयोलिथिक एज है, इसमें जो पहला सेक्शन हमने आप लोगों को बताया था, लोअर पैलेयोलिथिक एज यानी निम्न पूरा पाषाण काल, यहां के 2 कल्चर्स पढ़ने हम लोग को। एक हम लोग को पढ़ना है चॉपर चॉपिंग पेबुल कल्चर,
और दूसरा पढ़ना है हैंडेक्स कल्चर। हैंडेक्स कल्चर को मद्रासियन कल्चर के नाम से भी जाना जाता है, इसे मद्रासियन कल्चर भी कहते हैं, मद्रासी संस्कृति के नाम से इसे हम लोग क्या कहते हैं, मद्रासियन संस्कृति भी कहते हैं, याद रखेंगे। मद्रासी संस्कृति, मद्रासी संस्कृति, संस्कृति या मद्रासियन कल्चर के नाम से भी इसे जाना जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे। हैंडेक्स कल्चर क्यों कहते हैं, हैंडेक्स यानी कुल्हाड़ी। पहली बार यहां से कुल्हाड़ी जैसे एविडेंसेस मिले, अभी पिक दिखाऊंगा आप लोग को, तो हम लोगों ने कहा इसे हैंडेक्स। और चूंकि ये एविडेंसेस पहली बार कहां से मिले, मद्रास से मिले थे, इसलिए इसे मद्रासियन कल्चर भी कहा जाता है। चॉपर चॉपिंग टेबल, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सोहन कल्चर के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है, सोहन। सोहन यहां पर याद रखेंगे, इसे सोहन कल्चर के नाम से भी जाना जाता है, इसे सोहन कल्चर या पेबुल, चॉपर चॉपिंग पेबुल कल्चर भी कहा जाता है। इसके पीछे कारण क्या है कि यहां से मैक्सिमम क्या मिले हैं, जो स्टोन टूल्स मिले हैं वो किस टाइप के मिले हैं, चॉपर चॉपिंग टाइप के या फिर पेबुल मिले हुए हैं। सोहन कल्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके एविडेंस पहली बार हमें पाकिस्तान, कहां पर भाई, पाकिस्तान, यहां पर याद रखेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान के कहां पर, सोहन रिवर वैली में इसके एविडेंसेस पाए गए, इसलिए इसे क्या कहा गया, सोहन कल्चर कहा गया। अभी मैंने आप लोग को बताया कि जो सोहन रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंडस की ट्रिब्यूटरी है, यानी सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो यहां पर स्पेशली हम लोग को, जैसे मान लीजिए आपसे प्रीलिम में क्वेश्चन बन गया कि चॉपर चॉपिंग पेबुल कल्चर किस एज से रिलेटेड है, तो अब डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया है। अगर मान लो दे दिया कि यहां पर यही आपके मान लो तीनों ऑप्शन बना दिया, लोअर पैलेयोलिथिक एज, मिडिल पैलेयोलिथिक एज, अपर पैलेयोलिथिक एज या फिर नियोलिथिक एज, तो आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि यहां पर जब ऑप्शन में आपको मिल जाएगा लोअर पैलेयोलिथिक एज, तो आप इसी को करेक्ट लगाएंगे कि चॉपर चॉपिंग पेबुल कल्चर का संबंध किससे है, लोअर पैलेयोलिथिक एज से है। ठीक है, तो इस तरह के आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब यहां पर देखिए, अब यहां पे चॉपर चॉपिंग या पेबुल संस्कृति की बात करते हैं, यहां पर देखते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने इसको डिफाइन करके लिख दिया है कि सोहन कल्चर या चॉपर चॉपिंग पेबुल कल्चर की बात करते हैं। इस कल्चर को क्या कहते हैं भाई, तो सोहन कल्चर भी कहा जाता है, कि जैसा कि मैंने पहले बताया। क्यों, क्योंकि सोहन रिवर वैली से इसके एविडेंसेस पाए गए, इसलिए इसे क्या कहा गया, सोहन कल्चर कहा गया। अब यहां पे सोहन कल्चर में हमें तीन तरह के यहां पे क्या मिलते हैं, स्टोन टूल्स मिलते हैं। कौन कौन से, एक तो पेबुल मिलता है, पत्थर के वो टुकड़े जो पानी के बहाव में रगड़ने के कारण चिकने और सपाट हो गए, फ्लैट हो गए, वो क्या कहलाए, पेबुल कहलाए, वो पेबुल कहलाए। और चॉपर और चॉपिंग क्या था, तो चॉपर में यह कहा गया जिसमें एक साइड में क्या होती थी, एक साइड में धार होती थी, यानी जिसमें एक साइड में क्या होता था कि यहां से कट किया जा सकता था, उसे क्या नाम दिया गया, उसे नाम दिया गया चॉपर। ठीक है, उसे क्या कहते थे, चॉपर कहते थे। और जिसमें दोनों साइड में हम लोग को क्या मिलते हैं, दोनों साइड में यहां पे धार मिलती है, उसे क्या नाम दिया गया, उसे नाम गया चॉपिंग नाम दिया गया। तो चॉपर क्या है, चॉपर यानी स्टोन का वो पार्ट या पत्थर का वो टुकड़ा जिसमें एक साइड धार होती है, उसे चॉपर कहते हैं, और जिसमें दोनों साइड धारें होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चॉपिंग कहते हैं। अब आपसे कभी भी पूछा जाएगा पेबुल क्या होता है, तो पेबुल में आप सीधे सीधे कहोगे स्टोन के वो टुकड़े जो पानी में घिसकर क्या होते हैं, फ्लैट हो जाते हैं या सपाट हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पेबुल कहते हैं। चॉपर पूछेगा क्या होता है, चॉपर क्या होता है, तो चॉपर पत्थर का वो टुकड़ा होता है जिसमें एक साइड धार होती है, और चॉपिंग क्या होता है, जिसमें दो साइड धार होती है, उसे हम लोग चॉपिंग कहते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक कह लो कि आप कहोगे कि जैसे आप तलवार, तलवार की बात करें तो तलवार कैसे बना, कहीं ना कहीं इसी के कॉन्सेप्ट पे डेवलप हुआ। अब ये कहा जाता है कि अब ये कैसे बनाए गए, ये बने होंगे कैसे, ये क्वेश्चन उठता है। तो यहां पर दो तीन लॉजिक लगाया जाता है। पहला लॉजिक ये लगाया जाता है कि शायद ये स्टोन के टुकड़े रहे होंगे और आपस में टकराने की वजह से क्या हो गया होगा, टूट गए होंगे। टूट गए होंगे तो इनमें एक साइड धार बनी होगी, किसी में दोनों साइड धार बन गई होगी, ब्लेड के जैसे हो गए होंगे। ब्लेड ब्यूरिन भी कहा जाता है इन्हें।
तो ब्लेड और ब्योरिन जैसे हो गए होंगे तो क्या होगा, इसका मनुष्य ने कहीं ना कहीं पेड़ों की छाल को निकालने में या पेड़ों को काटने में इसका यूज किया होगा, या शिकार करने में, हंटिंग करने में इनका यूज किया होगा। तो इनके लिए क्या बन गए, स्टोन टूल्स बन गए। ये इनके पत्थर के औजार बन गए। या चूंकि इस समय के मनुष्य को बहुत ज्यादा कोई जानकारी थी नहीं, तो हो सकता है कि किसी कारण से इनके हाथ से कहीं पत्थर ले जा रहे होंगे, हाथ से गिरा होगा, पत्थर के ऊपर पत्थर गिरा होगा, टूट गया होगा। तो एक में क्या हो गया, खून निकल आए होंगी, तो उन्हें लगा होगा कि ये हमारे लिए क्या है, तो हमारे यूज की चीज है। तो इस तरह से इन लोगों ने रख लिया होगा। तो ये हो गए चॉपर, चॉपिंग और पेबल। क्लियर। अब आगे चलते हैं। चॉपर, चॉपिंग, पेबल के बाद से अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, सोहन कल्चर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सोहन कल्चर, क्योंकि देखो सोहन कल्चर सीधे सीधे पूछा जाता है कि सोहन कल्चर आपके किस एज से रिलेटेड है, तो सीधा सीधा याद रखिएगा, स्टोन एज या प्री हिस्टोरिकल एज। हो सकता है ऑप्शन में जो आपको मिल जाए, प्री हिस्टोरिकल एज मिल जाए, स्टोन एज मिल जाए, ठीक है, या फिर आपसे हो सकता है लोअर पैलोलिथिक एज मिल जाए। तो वहां से आप बताओगे इसका संबंध है। मैं प्रीलिम के लेवल के लिए चीजें बता रहा हूं आप लोग को। यहां पर सीधे सीधे कहा गया कि जो सोहन कल्चर है, सोहन संस्कृति है, वो कहां से, इंडस की। अभी मैंने आप लोगों से बताया कि इंडस की एक ट्रिब्यूटरी के रूप में जाना जाता है किसको, सोहन रिवर को। और चूंकि इसके एविडेंसेस सोहन रिवर वैली में पाए गए, इसलिए इसे नाम दिया गया क्या, सोहन कल्चर नाम दिया गया, सोहन संस्कृति। यहां के मेन स्टोन टूल्स कौन से हैं, तो मेन स्टोन टूल्स के तौर पर हम लोग जानते हैं चॉपर, चॉपिंग का नाम यहां पर आता है, ठीक है। तो यहां पर चॉपर, चॉपिंग का नाम आता है। ये मेन स्टोन टूल्स यहां के हुआ करते थे, ठीक है। प्रमुख यहां के क्या थे, पत्थर के उपकरण थे। इसी के आधार पर इस कल्चर को हम लोग क्या कहते हैं, चॉपर, चॉपिंग कल्चर भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें तो डीएन वाडिया, क्योंकि देखो ये नाम भी आपके प्रीलिम में पूछे जाते हैं, KRU टॉड और TT पैटरसन द्वारा क्या किया गया, कहा जाता है कि सोहन कल्चर में रिसर्च किए गए, अनुसंधान कार्य किए गए। यानी सोहन कल्चर से रिलेटेड जो स्टोन टूल्स थे, उन्हें पहली बार यहां पे एज ए रिसर्च करके ढूंढने का काम इन लोगों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, डॉक्टर DN वाडिया के द्वारा, KRU टॉड के द्वारा और TC पैटरसन इत्यादि के द्वारा क्या यहां पे अनुसंधान कार्य किए गए, यानी रिसर्च कार्य किए गए। और यहां से सोहन कल्चर को क्या किया गया, वर्ल्ड लेवल पे सामने लेकर आया गया। क्योंकि इसके पहले मानना यह था कि इंडिया का कोई स्टोन एज है ही नहीं है, प्री हिस्टोरिकल एज में यहां पे मनुष्य रहता ही नहीं था। लेकिन ये स्टोन टूल्स, चॉपर, चॉपिंग, पेबल कल्चर के जो भी हम लोग को चॉपर, चॉपिंग मिले, जो मद्रास से हैंडेक्स कल्चर के जो आपके स्टोन टूल्स मिले, उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया कि नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का भी क्या है, तो प्री हिस्टोरिकल एज है। और यहां के भी लोग क्या करते थे, स्टोन टूल्स का यूज किया करते थे। ये बात क्लियर हो गई। अब हैंडेक्स कल्चर के बारे में बात करें। हैंडेक्स कल्चर की जब हम लोग बात करेंगे तो हैंडेक्स कल्चर में क्या होता है, सबसे पहले इसके जो टूल्स थे, कहां से, तो मद्रास के पास पल्लवरम नामक, और यहां पर देखिए मद्रास के पास अतिरपक्कम और मदुराई से यहां पे स्टोन टूल्स प्राप्त किए गए, जो कुछ इस तरह के बने होते थे। जस्ट लाइक आप कह लें, हथौड़ा होता है, हथौड़ा देखा है, हथौड़ा देखा है ना, कील ठोकने वाला, इस टाइप के ये स्टोन टूल्स हुआ करते थे। इन्हीं को क्या कहा जाता है, हैंडेक्स कहा जाता है। और हैंडेक्स के आधार पर ही इसे नाम दिया गया हैंडेक्स कल्चर। अब आपसे प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हैंडेक्स कल्चर के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फर्स्ट टाइम एविडेंसेस कहां से मिले, या हैंडेक्स कल्चर का संबंध किससे है। मान लो लिख दिया साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, तो क्या बताओगे, साउथ इंडिया। क्योंकि ये मद्रासियन कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मद्रासियन कल्चर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मद्रासियन कल्चर, क्योंकि इसके एविडेंसेस सबसे पहले कहां से मिले, मद्रास में मिले। और मद्रास के ये दोनों प्लेसेस के नाम पूछे गए हैं प्रीलिम में, बाद मदुरई और अत्रिपक्कम। यहां से इसके एविडेंसेस मिले, जो जस्ट लाइक क्या होते थे, हथौड़े के जैसे ये आपके स्टोन टूल्स हुआ करते थे, ऐसे।
तो इन्हें नाम दिया गया क्या? इन्हें हैंडेक्स नाम दिया गया, इसीलिए इसे हैंडेक्स कल्चर या फिर हम लोग क्या कहते हैं, मद्रास या मद्रासियन कल्चर के नाम से भी इस कल्चर को जानते हैं। यानी कि इन दोनों का संबंध किससे है भाई? तो याद रखेंगे पैलियोलिथिक एज से। मद्रासियन कल्चर, सोहन कल्चर या चॉपर चॉपिंग पेबुल कल्चर पूछा जाएगा तो आप किससे बताओगे? तो कहोगे कि इनका संबंध किससे है? प्री हिस्टोरिकल एज में पैलियोलिथिक एज से है। बिल्कुल, पैलियोलिथिक एज से इनका संबंध है, याद रखेंगे। अब इनसे रिलेटेड हम देखें कि प्री हिस्टोरिकल एज से रिलेटेड जो पैलियोलिथिक एज है, इन पैलियोलिथिक एज के हमें इंडिया में कुछ अन्य साइट्स भी मिलते हैं जहां से इनके एविडेंसेस पाए गए हैं। ठीक है, जैसे बोलन रिवर वैली, बोलन और बेलन दो मिलेगा भाई, याद रखिएगा। अक्सर क्या होता है एग्जामिनेशन में हम लोग को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है। एक मिलता है हम लोग को क्या? बोलन, बोलन मिलता है यहां पर, याद रखेंगे। जैसे देखिए मैंने लिख भी दिया है बोलन, और एक नाम मिलेगा आपका बेलन। एक नाम है बेलन और एक नाम है बोलन। ठीक है, बोलन रिवर वैली कहां पर है भाई? तो बोलन रिवर वैली है आपका यूपी में। कहां पर? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में। ये चूंकि यूपी के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में एक नदी बहती है जिसका नाम, बहती थी है नहीं, बहती थी, जिसका नाम होता था बोलन रिवर। इस बोलन रिवर वैली से हमें तमाम तरह के स्टोन टूल्स पाए गए जिनका संबंध हम किससे कहते हैं? पैलियोलिथिक एज से था। तो बोलन रिवर वैली सीधे सीधे पूछा जाता है कि किस आपके एज से रिलेटेड है, तो बताएंगे आप पैलियोलिथिक एज से। हालांकि यहां से जो एविडेंसेस मिले हैं बोलन रिवर वैली से, वो आपके पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के भी यहां पर, और कॉपर स्टोन एज के भी टूल्स यहां से पाए गए हैं। लेकिन प्लेसेस उनके अलग अलग हैं। कई सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां से एक ही जगह से हमें आपके प्री हिस्टोरिकल एज में पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज, साथ साथ कॉपर स्टोन एज, और साथ साथ में यहां पर पूरे के पूरे एविडेंसेस एक साथ पाए गए हैं। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि एक कल्चर के बाद दूसरी कल्चर डेवलप हुई उसी पर, फिर तीसरी कल्चर उसी पे डेवलप हो गई। जैसे एक गांव में रहने की हम लोग बात करें, सिंपल सा ऐसे समझ लो कि आपने देखा होगा कि एक गांव रहा होगा, या आप जिस भी शहर से बिलोंग करते होंगे, मान लीजिए दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली का इतिहास कभी पढ़िएगा। अनंगपाल तोमर, ये कहा जाता है कि जिन्हें दिल्ली को डेवलप किया था। पहले दिल्ली भी एक गांव हुआ करता था, एक छोटा सा गांव हुआ करता था। कारण इसका क्या है? आप पूरे वर्ल्ड में उठा लोगे, जितनी भी आपकी मेजर सिटीज मिलेंगी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रिवर वैली के साइड पे ही मिलेंगी। जितनी एंशिएंट सिटीज मिलेंगी जो डेवलप होंगी, किसी न किसी रिवर साइड पे होंगी। उसका पीछे सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि एंशिएंट टाइम में रिवर वैली एरिया फर्टिलाइज होता है, पहली चीज। लेकिन जो शुरुआती दौर में यहां पे डेवलपमेंट हुए या लोग यहां पर आकर बसे रिवर वैलीज में, उसके दो कारण थे। जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई तो एक तो रिवर वैली एरिया फर्टिलाइज ज्यादा होता है, इसलिए लोग वहां पे आकर बस गए। और दूसरा कारण ये होता है कि ये जो एरियाज होते हैं, जो रिवर वैलीज एरिया होते हैं, यहां से क्या होता है कि फर्टिलाइट एरिया होने के कारण एग्रीकल्चर अच्छी हो जाएगी, कृषि अच्छा होगा और प्रोडक्शन अच्छा होगा। और दूसरा कारण क्या होगा? पानी की उपलब्धता। क्योंकि पीने के पानी के सोर्सेज के तौर पे पहले नल तो हुआ नहीं करता था, वाटर पंप तो हुआ नहीं करता था आपका, ठीक है, जेट पंप था नहीं कि आप जमीन में से पानी निकाल लोगे। तो सोर्सेज क्या आते थे? कुएं खोदने का भी कॉन्सेप्ट आया नहीं था हम लोगों के पास। पहली बार हम लोग को कुएं के एविडेंसेस कहां से मिलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलते हैं। तो उसके पहले के लोग पानी कैसे पिएंगे? वो भी देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी बड़ी मात्रा में कुएं नहीं मिले हैं। अगर हम कहें कालीबंगा, और दूसरा हम लोग कह लें क्या, एक मोहनजोदारो, दो ऐसे प्लेसेस हैं जहां से हमें कुएं के बड़ी मात्रा में एविडेंसेस मिलते हैं। बाकी प्लेसेस से हमें कुएं के एविडेंसेस, यानी वहां के लोग कहीं ना कहीं क्या थे? रिवर्स पे डिपेंड थे, नदियों से ही पानी पे डिपेंड थे। चाहे उनसे अपने फसलों की सिंचाई करनी हो उन्हें, या खाना पकाना हो, या स्वयं उन पानी को पीना हो, इसलिए वो क्या करते थे? रिवर्स को पॉल्यूटेड नहीं करते थे। वो जब हम लोग इंडस वैली पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं आप लोग को। तो यहां पर याद रखेंगे,
यूपी में मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें बोलन रिवर वैली का एरिया मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट का ये किससे है, तो यहां पर याद रखेंगे पैलोलिथिक एज की साइट से यहां पे पाई गई है। भीमबेटका की बात करते हैं। भीमबेटका केव जो माना जाता है कि इंडिया में आपके एंशिएंट पेंटिंग के एविडेंसेस अवेलेबल कराता है। भारतीय उपमहाद्वीप में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भीमबेटका जो मध्य प्रदेश के भोपाल के पास से पाया गया है, यहां से कुछ केव्स पाए गए हैं, गुफाएं पाई गई हैं, जहां पे ढेर सारी पेंटिंग्स पाई गई हैं। उन पेंटिंग्स का संबंध किससे माना जाता है, तो माना जाता है पैलोलिथिक एज से। यानी कि ये पेंटिंग्स एक बात यहां पर दो तीन चीजें, सॉरी एक बात नहीं बल्कि दो तीन चीजें क्लियर कर देती हैं। पहला, इन पेंटिंग्स में हम ये देखते हैं कि मानव ने क्या किया है, यहां पे हंटिंग करते हुए दिखाया गया है। तो इन्हीं पेंटिंग के आधार पर कहा गया कि कहीं ना कहीं पैलोलिथिक एज का जो मनुष्य था, ठीक है, वो क्या करना जानता था, हंटिंग करना जानता था। दूसरी चीज, इन पेंटिंग्स में दिखाया गया है कि मनुष्य क्या कर रहा है, जिन जानवरों को मार रहा है उसने अपना पिक्चर छोटा बनाया है और जो भी एनिमल्स हैं उनके पिक्चर्स बड़े बनाए हैं। तो इसके आधार पर इतिहासकारों ने कहा कि हो ना हो इस टाइम का जो मनुष्य था वो अपने से बड़े जानवरों का शिकार करता था। स्टोन टूल्स भी उनके अलग अलग दिखाई देते हैं। तो भीमबेटका के केव के यहां पे भीमबेटका केव की जो पेंटिंग है वो पैलोलिथिक एज से रिलेटेड मानी जाती है और ये कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट को भी इंडिकेट करती है। शुरुआत यहां पर कहां से होती है, भीमबेटका में शुरुआती पेंटिंग्स पैलोलिथिक एज से हैं, लेकिन साथ साथ में आगे बढ़ोगे तो यहां पर मैसोलिथिक और नियोलिथिक एज की भी पेंटिंग्स यहां पर हम लोग को एविडेंसेस के तौर पर मिलती हैं। अभी पेंटिंग भी दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। साथ साथ में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हथनौरा। हथनौरा एक प्लेस है कहां पे, एमपी में। हथनौरा एक प्लेस है एमपी में और यहां पर कहां पे पड़ता है, नर्मदा रिवर वैली में पड़ता है। नर्मदा रिवर वैली में एक हथनौरा नाम का प्लेस है। यहां से क्या मिला है भाई, यहां से देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, हथनौरा से क्या मिला है, एक मानव खोपड़ी मिली है, ठीक है। एक मानव खोपड़ी के यहां से एविडेंस पाए गए हैं। इसका मतलब यह प्रमाणित हो जाता है कि इन एरियाज में क्या हो रहा था, यहां पर जो ह्यूमन बींग्स थे वो यहां पर रहना स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। तो यहां पर इन चीजों को याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और समझने वाली चीज है कि यहां पर जो पैलोलिथिक एज है, यहां पर ह्यूमन लाइफ कैसी थी, मानव जीवन कैसा था, मनुष्य का जीवन कैसा था, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। सबसे पहली चीज यहां पर देखेंगे कि एक शब्द लिखा गया है कि इस समय का मनुष्य कैसा था, अनकल्चर्ड था, यानी असभ्य था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सिविलाइज्ड होना और अनसिविलाइज्ड होना दोनों में अंतर है। बर्बर, खानाबदोश, वाइल्ड, हंटर, ठीक है, ऐसे। अब देखो क्या था, माना जाता है, जैसा कि अब इसको समझो कि जो अर्थ है अपनी पृथ्वी, पृथ्वी पे आप जानते हो कि क्या हुआ था, अर्थ पे क्लाइमेटिक चेंज हुए थे, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के थ्रू क्या हुआ होगा कि सबसे पहले पृथ्वी क्या थी, तो माना जाता है एक कह लो कि आग का गोला थी। फिर क्या हुआ, क्लाइमेटिक चेंज हुआ, तो फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी। तो जो मैग्मा था, मैग्मा जमा, और मैग्मा के जमने से क्या हुआ, यहां पे कहा जाता है कॉन्टिनेंट्स बने, ठीक है। वो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि सबसे पहले एक कॉन्टिनेंट बना अर्थ पर, जिसका नाम क्या होता था, पैंजिया होता था। पैंजिया आगे चलकर दो पार्ट में टूट जाता है, एक बनता है अंगारा लैंड और एक बनता है गोंडवाना लैंड। और इंडिया का जो स्पेशली पेनिसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत है, वो किसका पार्ट है, तो कहा जाता है वो आपका पार्ट है गोंडवाना लैंड का, ठीक है। और इसके अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के क्या होते हैं कि यहां पे स्प्लिट करके टूटने से यहां पर क्या होता है कि कहते हैं कि यहां पर अन्य कॉन्टिनेंट्स बने, जिसमें हम लोग कहते हैं नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, ठीक है, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट, यूरोपीय जो कॉन्टिनेंट थे वो बने, एशियाई कॉन्टिनेंट बने, ऑस्ट्रेलियाई कॉन्टिनेंट बना,
ऐसे क्या हुए, कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ अर्थ पे। अब इन कॉन्टिनेंट में जब ये कॉन्टिनेंट बढ़े तो यहां पर अलग अलग क्षेत्र में ये माना जाता है मनुष्य की उद्भव हुआ होगा, मनुष्य आया होगा पृथ्वी पर। तो शुरुआती दौर में क्या होगा कि इसे कुछ तो जानकारी नहीं होगी, तो जाहिर सी बात कैसा होगा, असभ्य होगा, अनकल्चर्ड होगा, कोई कल्चर नहीं था इनके पास। जब हम कल्चर की बात करते हैं, ठीक है, अनकल्चर्ड की बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं, सभ्यता और संस्कृति दो शब्द आते हैं, ठीक है। एक हम लोग क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं, ठीक है। तो सभ्यता यानी सिविलाइजेशन हो जाता है और कल्चर यानी संस्कृति हो जाता है। तो यहां पर देखेंगे कि सभ्यता और संस्कृति क्या होते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। संस्कृतियों से ही सभ्यताएं डेवलप होती हैं, यानी कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जो कल्चर होते हैं उन्हीं कल्चर से क्या होते हैं, सिविलाइजेशन बनते हैं, सभ्यताएं बनती हैं। जब आप क्या होते हैं, कल्चर्ड, वेल कल्चर्ड हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, आप सिविलाइजेशन की नींव रखते हैं, जब वेल कल्चर्ड हो जाते हैं। तो जैसा जिसका कल्चर होता है उस हिसाब से उसकी सिविलाइजेशन जानी जाती है। जैसा आपका अब कल्चर में क्या क्या आता है, तो किसी स्पेशल एरिया में रहने वाले लोगों का जो भी रहन सहन होता है, यानी आपका जो खान पान होता है, जो वेशभूषा होती है, वो उस एरिया का कल्चर कहलाता है। जैसे नॉर्थ इंडिया के लोगों का लाइफ स्टाइल क्या है, वो क्या है, यहां के लोगों के क्या हो गया, कल्चर, कल्चर के अंतर्गत आएगा लाइफ स्टाइल आपकी, ठीक है। खान पान, खाने में क्या खाते हैं आप, वो आपके किस में आएगा, कल्चर में। जैसे आप पंजाब में जाते हो तो कहते हो कि मक्के की रोटी और सरसों का साग वहां का सबसे फेवरेट डिश है, तो कहते हो कि भाई ये वहां का कल्चर। आप यूपी में, जब आप कहां पे वेस्टर्न यूपी में आते हो तो देखते हो खाने में मेन चीज क्या होती है, रोटियां मिलती हैं, तो मेन रोटी हो जाता है। वहीं जब आप ईस्टर्न यूपी में जाते हो तो वहां पे देखते हो खाने में चावल मिलता है। बंगाल में चले जाते हो तो वहां पे देखते हो कि मच्छी और चावल खाने में मेन रूप से यूज किया जाता है। क्यों भाई, क्योंकि आप जितने भी कोस्टल एरिया में चले जाओगे, कोस्टल एरिया आपके जितने हैं, वहां पे देखोगे खाने में मच्छी आपको जरूर मिल जाएगी। कारण, क्योंकि समुद्र से मछलियों की उपलब्धता। तो जिस एरिया में जो चीज ज्यादा अवेलेबल, जैसे हम लोग साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहां पे कोकोनट ऑयल ज्यादा यूज किया जाता है, नॉर्थ इंडिया में आते हैं तो मस्टर्ड ऑयल यूज किया जाता है। कारण इसका क्या है, क्योंकि कोकोनट की अवेलेबिलिटी वहां पे ज्यादा है, उपलब्धता ज्यादा है। नॉर्थ इंडिया में मस्टर्ड की उपलब्धता ज्यादा है, इसलिए मस्टर्ड ऑयल यूज किया जाता है। तो जिस एरिया में जो चीजें होती हैं उस हिसाब से हम उन्हें यूज करते हैं। तो यहां का मनुष्य कहा जाता है अनकल्चर्ड था, असभ्य था, इसे सभ्यता के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। बर्बर, बर्बर का मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन जिसे कोई सेंस न हो, बस उसमें क्या हो, तीन चीजें। याद है आप लोग को, मैंने कहा था बाय बर्थ इंसान हो या जानवर हो या फिर कोई प्लांट हो, बाय बर्थ उसमें तीन कॉमन चीजें पाई जाती हैं। इन तीनों में कॉमन चीजें पाई क्या जाती हैं, अगर हम लोग बात करें, पहला चीज, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे आपका कोई प्लांट हो, भूखा तो होता ही है ना, भूख तो लगती है, हंगर तो होगा ही होगा भाई, भूखे भजन न हो तो गोपाला कहा जाता है ना। तो भूख, भूख तो लगेगी लगेगी। क्या इंसान को भूख लगती है, छोटा हो या बड़ा, एक बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की बात करें हम लोग, जन्म लेते हुए बच्चे की बात करें तो उसे भी भूख लगती है, और वो रिएक्ट करके बताता है, कैसे बताता है, रोता है। जब उसे भूख लगती है तो क्या करता है, रोता है वो, क्योंकि वही उसे क्या करना है, अपना वही तरीका उसे पता है अपनी बात कहने का। तो हम समझ जाते हैं कि इसे भूख लगी है तो उसे खाना दे दिया, आई मीन खाना मतलब दूध पानी जो भी होता है उसे दे दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार प्लांट छोटा हो या बड़ा, उसे भी भूख लगती है, तो उसे भूख लगती है तो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस करके क्या करता है, कहीं ना कहीं यहां पर अपना भोजन बनाता है, यानी वहां से वो अपना ग्रोथ करता है भोजन बनाकर। आप लोग को पता है, सनलाइट, वाटर और क्लोरोफिल, इन तीन की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाते हैं।
यानी भूख पौधों को भी लगती है। और तीसरा था एनिमल, जानवर। जानवर की भी बात करें क्योंकि यही 3 चीजें पृथ्वी पर मेन है, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्लांट्स को भी क्या मानते हैं, प्लांट्स में भी मानते हैं कि लाइफ इनमें भी पाया जाता है और रिएक्ट ये भी करते हैं, प्लांट्स भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है? तो प्लांट्स रिएक्ट करते हैं, ह्यूमन बीइंग रिएक्ट करता है, एनिमल बीइंग रिएक्ट करता है। और तीनों में कॉमन चीजें क्या है भाई? तो पहला चीज, तीनों को भूख लगती है और ये अपनी भूख को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे आपने सोचा होगा कि प्लांट्स, अब प्लांट में जैसे हम लोग कह लें कि जो डेजर्ट एरिया में प्लांट्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग जनरली क्या कहते हैं, कैक्टस कहते हैं, कांटेदार जो पौधे होते हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं, अपनी भूख मिटाने के लिए, अपने आप को सरवाइव कराने के लिए क्या करते हैं, अपनी जड़ें गहराई तक ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पानी चाहिए और बिना पानी की उपलब्धता के वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाने के लिए अपनी जड़ें गहरी कर लेते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ऊपर के लेयर में उन्हें पानी नहीं मिलेगा। अब दूसरा चीज आता है रेस्ट, आराम या नींद। तो इंसान हो या जानवर हो या फिर कोई प्लांट हो, माना जाता है प्लांट भी रेस्ट करते हैं। क्या प्लांट्स जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, भूख तो क्लियर हो गई कि उन्हें भूख लगती है और वो फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना खाना बनाते हैं। क्या प्लांट्स में रेस्ट पाया जाता है? क्या वो रेस्ट करते हैं? तो बिल्कुल बच्चे, यहाँ पे प्लांट्स भी क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। माना जाता है कि पौधे भी रेस्ट करते हैं, ठीक है? पौधों में भी आराम, जैसे कहा जाता है कि पौधे भी रेस्ट करते हैं, यानी उन्हें भी नींद आती है, सोते हैं, लेकिन वो क्या है, हम लोग जैसे नहीं। इंसान हो या जानवर, वो भी रेस्ट करता है, सोता है। आप कितने दिन तक जगे रह सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन? उसके बाद से क्या होगा, मेंटल लेवल खराब हो जाएगा आपका। तो दूसरी कॉमन चीज हो गई क्या, नींद, यानी रेस्ट। रेस्ट ह्यूमन बीइंग में भी पाया जाता है, प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है? और साथ साथ में ये माना जाता है कि एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। तो 2 कॉमन चीजें हो गई तीनों में। कौन-कौन सी? एक हो गया क्या, भूख, दूसरी हो गई नींद। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो तीनों में पाई जाती है, वो है सेल्फ डिफेंस, यानी आत्मरक्षा की भावना। रात को एक्टिव होते हैं। तो यहां पर देखें बच्चे, तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, वो थी आपकी सेल्फ डिफेंस। क्या प्लांट्स में सेल्फ डिफेंस पाया जाता है? क्या प्लांट्स में सेल्फ डिफेंस पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? ह्यूमन में तो पाया जाता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि हम खुद ह्यूमन बीइंग हैं, तो इस चीज को तो समझ रहे होंगे हम लोग कि हाँ, ह्यूमंस में क्या होता है, सेल्फ डिफेंस पाया जाता है, ठीक है? साथ साथ में एनिमल्स में भी पाया जाता है सेल्फ डिफेंस। और क्या प्लांट्स में भी पाया जाता है? तो बिल्कुल हाँ भाई, प्लांट्स में भी सेल्फ डिफेंस पाया जाता है। अगर प्लांट्स में सेल्फ डिफेंस नहीं पाया जाता तो कोई भी प्लांट, जैसे अभी मैंने कहा कि जो डेजर्ट एरिया में आपके प्लांट्स पाए जाते हैं, उनकी कुछ स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे इन प्लांट्स में, जैसे कैक्टस की बात करें, तो कैक्टस क्या करते हैं, कैक्टस क्यों अपने चारों ओर कांटे डेवलप कर लेते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन है सेल्फ डिफेंस, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उनकी पत्तियां कोई जानवर खा गया तो फिर क्या होगा, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, और फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, उनकी डेथ हो जाएगी। तो वो पौधे का सेल्फ डिफेंस है। ये पौधे अपनी जड़ें क्या करते हैं, मिट्टी में गहराई तक पानी की तलाश में ले जाते हैं, जो उनके सेल्फ डिफेंस को बताता है। ये पौधे अपनी पत्तियां क्या करते हैं, काफी मोटी कर लेते हैं। गुलाब ने कांटे क्यों डेवलप किए अपनी टहनियों में? क्योंकि वो जानता है कि वो खूबसूरत है, और खूबसूरत है तो क्या किया जाएगा, लोगों द्वारा उसे तोड़ा जाएगा। इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए क्या करता है, कांटे डेवलप कर लेता है। वो उसका सेल्फ डिफेंस है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी था, मनुष्य में भी सेल्फ डिफेंस था बचपन से ही। एक जो मैंने कहा ना, न्यूबॉर्न बेबी, जो आपका बिल्कुल जन्म लिया हुआ बच्चा होता है, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी सेल्फ डिफेंस पाया जाता है।
जैसे सेल्फ डिफेंस का पहला एविडेंस, पहला आप एग्जांपल कैसे दे सकते हैं? जैसे जब बच्चे को भूख लगती है तो कहता है ना कि मुझे खाना दो, रोता है, इसका मतलब क्या है? वो सेल्फ डिफेंस में बोल रहा है ना, नहीं तो नहीं रोता, मर जाता वो, खत्म हो गई कहानी। लेकिन क्या है, उसके अंदर बाय बर्थ सेल्फ डिफेंस है, तो वो क्या कर रहा है? रो रहा है कि मुझे खाना दो, नहीं तो मेरी लाइफ खतरे में है। अब सोचिए कि जब ये बाय बर्थ उसमें पाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है मनुष्य भी जब अर्थ पर आया होगा, पृथ्वी पर पहली बार आया होगा, तो उसमें भी ये क्या होगा? सेल्फ डिफेंस रहा होगा। अब उस सेल्फ डिफेंस में क्या होगा? वही सेल्फ डिफेंस उस जानवर जैसे इंसान को आज इस पोजीशन में लाकर खड़ा किया है। आज भी हम जानवर ही हैं, ये मत सोचना कि हम इंसान हैं। हम जानवरों से भी गए गुजरे हैं। हमारा जो नेचर है, जो हमारे तरीके हैं, वो जानवरों से भी बदतर हैं। बस हम कुछ मामलों में जानवरों से अलग हैं, जिसके कारण हम कहते हैं कि हम अच्छे हैं, हम सिविलाइज। इस पृथ्वी का मैं बार-बार कहता हूं, इस पूरे अर्थ पर अगर कोई सबसे डेंजर चीज है, तो वो ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है। मनुष्य से ज्यादा खतरनाक इस पृथ्वी पे कोई चीज ही नहीं। और उस ह्यूमन बीइंग में सबसे खतरनाक क्या है? ब्रेन। सबसे खतरनाक चीज है ब्रेन, जो कुछ भी करा सकती है आपसे। अच्छे से अच्छा काम करा सकती है, बुरे से बुरा काम करा सकती है। तो मनुष्य जब अर्थ पर आया तो उसके अंदर क्या था? सेल्फ डिफेंस। अब क्या था? उसे भूख लगा होगा, तो भूख लगा होगा तो उसे अपनी भूख मिटानी थी। तो उसने क्या किया? कहीं न कहीं पेड़ों से, क्योंकि प्लांट्स तो थे, तो उन्होंने पेड़ों की पत्तियाँ खाई होगी। तो लगा होगा कि इससे तो भूख नहीं मिट रही है, तो उसने हंटिंग करना शुरू किया, शिकार करना शुरू किया। अब शिकार में ये नहीं था कि हम छोटे जानवरों का शिकार करें या बड़े जानवरों का। जैसे शिकार कर लिया जाए, जैसे जानवर को मार दिया जाए। तो यहां पर क्या होता है कि इसे खाने का सिर्फ सेंस नहीं था, वाइल्ड था, और वाइल्ड के साथ-साथ क्या था? हंटिंग करना जानता था। एकाकी यानी लोनली जीवन बिताता था, अकेले रहना पसंद करता था। ग्रुप में रहना ये नहीं जानता था। ये नहीं जानता था कि ग्रुप के साथ रहेंगे तो हम बड़ा शिकार कर सकते हैं, हम सेफ रहेंगे, ये सब नहीं जानता था। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे चीजें डेवलप हुई तो उसे इन चीजों की जानकारी होने लगी। तो माना जाता है कि सेल्फ डिफेंस से ही सारी चीजें डेवलप हुई। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, बिल्कुल। अब कैसे सेल्फ डिफेंस से? जैसे उसे भूख लगी, तो अब मनुष्य को भूख लगी तो उसे खाने का सेंस तो था नहीं, खाना बदोश था, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो माना जाता है संभवतः शायद पेड़ पे कोई फल लगा होगा, नीचे गिरा, तो उसने उठाया, खा लिया। उसे लगा कि इससे हमारी भूख वाली नीड खत्म हो रही है, तो उसने क्या किया? उसे अपने पास रख लिया। तो यहां पर जब पास में रख लेता है तो क्या बन जाता है? ठीक है? तो यहां पर पास में रखने के लिए फूड कंटेनर हो जाता है वो। यानी खाद्य चीजों को इकट्ठा करने वाला हो जाता है। लेकिन वो फूड प्रोडक्शन से परिचित नहीं था। फूड प्रोडक्शन करना नहीं जानता था। उत्पादन करना नहीं जानता था। संग्राहक था, इकट्ठा करके रखना जान गया। जैसे एक एग्जांपल दूं कि जब हमें किसी चीज की वैल्यूएशन पता हो जाती है, तब वो हमारे लिए वैल्यूएबल हो जाता है, और जब तक नहीं पता है, तब तक वो हमारे लिए किसी काम का नहीं। मनुष्य ने जब फल खाया होगा तो उसे लगा होगा इससे हमारी भूख मिट रही है, तो उसने क्या हुआ है? उसके लिए उसकी वैल्यू बन गई होगी, और उसने उसे इकट्ठा करके रखना शुरू कर दिया होगा। बट उसे ये नहीं मालूम था कि इसी फल का बीज मैं लगाऊंगा तो एक नया प्लांट आएगा, और क्या करेगा? हमें एक इसी तरह का फल दे सकता है। तो ये जानकारी उसे नहीं। इसका मतलब खाद्य उत्पादक नहीं था, लेकिन फूड कंटेनर था, यानी खाने वाली चीजों को इकट्ठा करना जानता था वो। ये चीज उसे जानकारी हो गई थी। सिंगल रहता था। कहां पे रहता था? तो अभी घर और का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया था। पैलियोलिथिक एज की बात कर रहे हैं हम लोग। घर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो कहां पे रहेगा भाई? तो जाहिर सी बात है सेल्फ डिफेंस रहा होगा। तो सेल्फ डिफेंस में क्या होगा? पहले जमीन पे लेटा होगा। जमीन पर लेटा होगा तो क्या हुआ? उसे जानवरों से खतरा महसूस हुआ होगा, तो कहां पे? पेड़ों पे चला गया। पेड़ों पर भी खतरा महसूस हुआ, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं। ठीक है? तो कहां पे? पेड़ों से उठा तो चला गया पर्वतों की जो केव्स थी, गुफाएं थी माउंटेन में, उनमें जाकर रहने लगा। इसके पीछे दो कारण बताया जाता है। एक बताया जाता है सेल्फ डिफेंस, क्योंकि इन दोनों कारणों में सेल्फ डिफेंस ही मेन था। अब देखो, कहीं ना कहीं भूख भी सेल्फ डिफेंस में। उसने अपनी भूख मिटाने के लिए क्या किया? हंटिंग करना शुरू किया। ठीक है?
यहां पर फूड कंटेनर बन गया, यानी कि खाने की चीजों को इकट्ठा करने लगा। ठीक है, ये भी करने लगा। कहीं ना कहीं माना जाता है कि मनुष्य ने शुरुआती दौर में कपड़े का कॉन्सेप्ट था नहीं, तो उसने कहा, आपने पढ़ा होगा किताबों में, कि उसने शरीर पर क्या किया, पेड़ की छाल और पत्ते लपेट लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर, पेड़ की छाल और पत्ते लपेटने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट रहा होगा? तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट आपका कहीं से भी ये नहीं था कि उसे शर्म आ रही थी, बल्कि ये भी एक पार्ट ऑफ किसका था, पार्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस था। माना जाता है क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, जब उसे ठंडी लगी होगी तो उसने क्या किया होगा, पेड़ों की छाल उतारकर, स्टोन से पेड़ों की छाल उतारकर शरीर पर लपेटा होगा, तो थोड़ी सी उसे गर्मी फील हो गई होगी, तो उसे लगा होगा कि ये सेल्फ डिफेंस के काम का है, क्योंकि अभी यूज ऑफ फायर नहीं था। फायर का होना और यूज ऑफ फायर दोनों में अंतर है। यह माना जाता है कि पैलोलिथिक एज में फायर तो था, लेकिन उस फायर का यूज करना ह्यूमन बीइंग को नहीं पता था। आग का प्रयोग कैसे किया जाए ये नहीं मालूम था। माना जाता है पूरे वर्ल्ड में चाइना में पहली बार यूज ऑफ फायर हुआ था, और पैलोलिथिक एज में ही हो गया था, लेकिन वो चाइना में हुआ था। हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में। भारतीय उपमहाद्वीप में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में माना जाता है यूज ऑफ फायर कब होता है, मेसोलिथिक एज के लास्ट फेज में या नियोलिथिक एज के प्राइमरी फेज में। जनरली माना जाता है कि नियोलिथिक एज के प्राइमरी फेज में हमने यूज ऑफ फायर कर दिया, आग का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन हम आग के बारे में जानते थे। मैंने कहा ना कि कोई चीज को जानना और उसकी वैल्यू पता होना, दोनों में काफी अंतर है। अगर आप किसी चीज को जान रहे हैं और उसकी वैल्यूएशन क्या है ये आपको पता चल जाए, तो फिर तो आपके लिए सही है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कि यूज ऑफ फायर और फायर के विषय में। किसी चीज का होना और उसका यूज क्या है ये जानना, दोनों में अंतर है। जैसे एक लैपटॉप की बात करें हम, लैपटॉप जैसे अभी देख लो, लैपटॉप की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो लैपटॉप एक ऐसे, आप ट्राइब एरिया में चले जाइए जिन्होंने कभी ना उनका पढ़ना लिखना या लैपटॉप जैसी चीज कभी देखे ही ना हो, तो क्या करेंगे, लैपटॉप उनके सामने फेंक कर चले आओगे तो क्या करेंगे? क्या वो लैपटॉप में ओपन करके आपका सर्च करेंगे? मान लो आप साउथ निकोबार में कोई लैपटॉप फेंक के चले आओ, वहां पे तमाम ट्राइब्स पाई जाती है, वैसे भी वहां पे साउथ निकोबार में जाना आपका बैन है। ठीक है, अब वहां पर आप एक लैपटॉप फेंक कर चले आओ, तो क्या करेंगे ट्राइब्स? उस लैपटॉप को तोड़ ताड़ के फेंक देंगे, क्योंकि वो उनके यूज की चीज नहीं, उन्हें नहीं मालूम है कि इसका यूज क्या है। लेकिन वही लैपटॉप अगर दिल्ली में आपको कहीं मिल जाए, तो क्या आप छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपको उसकी वैल्यू पता है। ठीक उसी तरह मैंने कहा था, जैसे गोल्ड, गोल्ड की बात कर लो। अब आपको गोल्ड की वैल्यू पता है, ठीक है। अब गोल्ड या फिर हम डायमंड की बात करें, डायमंड आपको अगर प्योर डायमंड मिल जाए तो आप उसकी वैल्यू जानोगे ही नहीं, आपको लगेगा एक बस व्हाइट स्टोन है ये, आप फेंक कर चले आओगे। क्योंकि आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जब हम स्टोन की कटिंग होती है, जब डायमंड की कटिंग होती है, तब उसमें लाइटिंग आती है। तो नॉर्मल डायमंड आपको मिलेगा तो बिल्कुल आपको पत्थर के टुकड़े जैसे मिलेगा। अगर कहीं गिरा हुआ भी मिल जाएगा तो रोड पे तो आप कहोगे अरे कुछ होगा, पैर से मार के निकल जाओगे। जैसे रोड के किनारे धूल होती है, तो धूल क्या आप इकट्ठा करते हो? नहीं, उड़ा के चले जाते हो पैरों से। लेकिन वही धूल में कह दिया जाए कि इसमें 98% गोल्ड है, तो फिर क्या होगी कहानी? तो फिर तो पूछो नहीं, क्यों? क्योंकि आपको गोल्ड की वैल्यू पता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के पास पैलोलिथिक एज में, यहां पर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फायर तो था, बट उसे यूज ऑफ फायर नहीं मालूम था कि इस आग का प्रयोग कैसे करना है। क्योंकि उसके लिए क्या थी, उसके लिए नीड्स नहीं थी। नीड क्या थी? पहली नीड थी उसे अपनी भूख मिटानी थी, और उसके लिए क्या था, वो हंटर था, हंटिंग करता था। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर ये अपनी लाइफ स्टाइल लेकर चल रहा था इस टाइम का ह्यूमन बीइंग। अब आगे की बात करते हैं। यहां पे देखो, यहां पर देखें, जो भीमबेटका केव से आपकी पेंटिंग्स पाई गई हैं, ये पेंटिंग देख रहे हो, यहां पे देख रहे हो, यहां पर देखो काफी कम यहां पे पर्संस दिखाए गए हैं, और एनिमल देख रहे हो कितना बड़ा दिखाया गया है। इसके आधार पर हिस्टोरियंस का कहना है कि पैलोलिथिक एज में, क्योंकि ये देखो तीनों मैंने एज का यहां पे पिक्चराइजेशन रखा हुआ है, यह पैलोलिथिक एज का है, यह पैलोलिथिक एज का है,
ठीक है, किसका है? पैलियोलिथिक एज का। पैलियोलिथिक एज। और ये किसका है? ये मेसोलिथिक का है। मेसोलिथिक एज का है। और ये किसका है पेंटिंग? तो कहा गया है नियोलिथिक का है। नियोलिथिक एज का है। ये कहीं ना कहीं पेंटिंग देखकर आपको कुछ डेवलपमेंट पता चल रहा है क्या? कुछ डेवलपमेंट पता चल रहा है? यहां पे देखो, एक बड़ा जानवर आसपास देख रहे हो, एक दो पेंटिंग बनाई गई है। तो एक दो पेंटिंग बनाई गई है। अब मनुष्य क्या कर रहा है? अपना पिक्चर छोटा बना रहा है। क्योंकि देखो, यहां पर क्या था, ये पेंटिंग्स कहीं ना कहीं विचारों को अभिव्यक्ति करने का माध्यम था। अब पेंटिंग छोटे बनाए गए। पेंटिंग में देखा गया कि मनुष्य ने अपने आप को छोटा बनाया और एनिमल्स को बड़े बनाए। इसका मतलब मनुष्य अपने से बड़े जानवरों का शिकार कर रहा था। इस अपने से बड़े जानवरों का शिकार कर रहा था। ये चीज क्लियर कि मनुष्य अपने से बड़े जानवरों का शिकार इस टाइम कर रहा था। दूसरी चीज क्या देखें, यहां पर देखो, यहां पर आपको इस पेंटिंग में केवल 1, 2 और 3 पर्सन। इसी आधार पर कहा गया कि इस समय हम क्या रहे थे? ग्रुप में रहना नहीं जानते थे, सिंगल रहते थे, हम एकाकी थे। लेकिन जैसे ही मेसोलिथिक एज में आते हैं तो यहां पर देखो, यहां पर चीजें बदल रही हैं। जैसे यहां पर देखो, इनके जो वेपन्स हैं, इनके तरीके बदल गए, भाले जैसी चीज आ गई। यहां पर देखो, यहां पर पेंटिंग, यहां पे एनिमल्स में अब क्या है कि यहां पे एनिमल्स की सवारी की जा रही है। तो मान लिया गया कि शायद एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत यहां पर हो गई थी। और जब यही हम नियोलिथिक एज में आते हैं तो यहां पे देखो, यहां की पेंटिंग्स देख के पता चलता है कि यहां पर क्या है, हम ग्रुप में रहना शुरू कर दिए, समूह में रह रहे हैं, यानी सामूहिक भावना का विकास हो गया। ठीक है। तो यहां पर ऐसी चीजों को हम लोग को पेंटिंग से, हम लोग को ये केप्स कहां से मिले हैं? तो भीमबेटका केप्स की ये पेंटिंग्स हैं, जहां से ये जानकारियां मिलती हैं। तो इस तरह से यहां पे हम लोग क्या किए, यहां के ह्यूमन लाइफ के बारे में हम लोग जान लिए। अब यहां से हम लोग कहां चलते हैं? मेसोलिथिक एज में। मेसोलिथिक एज क्या है? यहां पर एक डेवलपमेंट का फेज है। न्यूलिथिक एज यानी पैलोलिथिक एज न्यूलिथिक एज की ओर बढ़ रहा था। तो बीच में एक फेज से गुजरता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मेसोलिथिक एज कहते हैं। मेसोलिथिक एज के बारे में पहली बार एविडेंसेस कौन देता है? तो मिस्टर C.L. कार्लराइल देते हैं। C.L. कार्लराइल्स द्वारा क्या किया जाता है? C.L. यहां पे मिस्टर हटा देना, मिस्टर पहले आएगा, ये एरर है। ठीक है। C.L. कार्लराइल द्वारा क्या किया जाता है? यहां पर C.L. कार्लराइल द्वारा पहली बार यहां पर क्या किए जाते हैं? मेसोलिथिक एज के एविडेंसेस दिए जाते हैं। मेसोलिथिक एज को एक नाम से और जाना जाता है, इसे माइक्रोलीथ एज भी कहते हैं। हम क्या करते हैं, हमारी खासियत ये होती है, हमारे ब्रेन की खासियत ये होती है कि हम चीजों को कलेक्ट करते हैं और फिर उन्हें आपस में ऐड ऑन करते हैं। ऐड ऑन करके क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये नई चीज हो गई। आप मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं कि आप कोई नया क्रिएशन कर ही नहीं सकते, कोई भी नया क्रिएशन नहीं कर सकते। हमारा ब्रेन करेगा ही नहीं न्यू क्रिएशन। न्यू क्रिएशन कैसे? जब तक हम किसी चीज के बारे में जानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक हम कोई क्रिएशन नहीं कर सकते। ये हमारे ब्रेन की खासियत है। बस वो बात अलग है कि ऑल इज वेल वाला हाल है। ठीक है। अगर आप किसी पक्षी को उड़ता हुआ नहीं देखते तो शायद जहाज का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कभी आता ही नहीं। यानी कहीं ना कहीं आपको आकाश में उड़ने वाली चीज दिखेगी, तभी आपके दिमाग में उड़ने का कॉन्सेप्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा आपके दिमाग में। आप उस चीज की कल्पना कर ही नहीं सकते जो आपने कभी देखा ही ना हो। ठीक है। जैसे मैं कहता हूं ना कि जैसे अगर कहा गया कि रामायण में कि जो रावण था, उसके पास एक जेट विमान हुआ करता था ना? एक जेट था उसके पास, जिसको क्या बोलते थे, नाम नहीं ध्यान में आ रहा है, उसको कुछ बोला जाता था, उड़न खटोला। जस्ट लाइक कह लो कि आज के समय का क्या था, चार्टर्ड प्लेन कह लो, चार्टर्ड प्लेन टाइप का था वो, जिससे वो चलता था। अगर मान लो रामायण में ये बात लिखी गई, कब? 6000 बीसी में, 600 बीसी में। वैसे रामायण को माना जाता है 1000 बीसी के आसपास की घटना है। अगर
उस समय ये बात लिखी जा रही है, तो मतलब क्या हुआ? मतलब कहीं न कहीं कुछ न कुछ इस तरह की चीज़ें रही होंगी, जो आसमान में उड़ती होंगी क्योंकि मैंने कहा ना कि हम डायरेक्ट कुछ कॉन्सेप्ट कर ही नहीं सकते। हम चीज़ों को मिलाते हैं और फिर वो क्रिएशन होता है। ठीक है? तो यहां पर भाई अगर जेम्स वॉट ने उस केतली को नहीं देखा होता, तो उसके दिमाग में कैसे आता कि स्टीम में इतना पावर है? उसके पहले क्यों नहीं किसी को दिमाग में आ गया? नहीं आया? देखा तो बहुत सारे लोगों होगा, लेकिन सोचा उसने कि भाई इस स्टीम में प्रेशर है कि वो केतली के ढक्कन को उठा दे रहा है। तो क्या चेक किया जाए कि क्या वो कितना पावर दिया जाए तो क्या चीजें कर सकता है? ठीक उसी तरह यहां पर ये कॉन्सेप्ट आया। तो हमारा ब्रेन कोई नया क्रिएशन नहीं करता है, ठीक है? ये फैक्ट है। हम जो देखे रहते हैं, सुने रहते हैं, जाने रहते हैं, उन चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके एक नया इन्वेंशन करते हैं, जो कहते हैं हमारा आविष्कार है। सुनी हुई, देखी हुई, जानी हुई चीज़ों को, जो नहीं जानते हैं, उसके बारे में कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस चीज़ को आप नहीं जानते हो, आपका ब्रेन उस पर वर्क ही नहीं करेगा, डॉट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था ना कि आपसे कहा जाए कि एक पेंटिंग बनाओ और उस पेंटिंग का नाम क्या है? याद है? उडम कुड्डू। उडम कुड्डू का पेंटिंग बनाओ। बस मुझे इसी क्वेश्चन का इंतजार था कि ये क्या होता है। मैंने यही बताया था कि उडम कुड्डू, जब मैंने आपसे कहा कि एक पेंटिंग बनाकर दिखाइए और वो पेंटिंग का आपने कहा कि सर नाम क्या होगा, तो मैंने कहा उडम कुड्डू। अब उडम कुड्डू जैसे ही मैंने बोला, तो आपके ब्रेन में क्या हुआ? आपके ब्रेन में एक हलचल हुई। कितने के लिए? नैनो सेकंड में। नैनो सेकंड में ये हलचल हुई। आपकी ब्रेन की सारी फाइलें खुली और उडम कुड्डू नाम का पिक्चर ढूंढा गया और वो पिक्चर आपके ब्रेन में सेव नहीं था, सेव नहीं किया गया था। इस तरह की कोई फाइल आपके ब्रेन में नहीं मिली, तो ब्रेन ने आपको मैसेज कर दिया कि इस तरह की कोई भी फाइल हमारे पास एग्जिस्ट नहीं। इसका मतलब उडम कुड्डू आपने कभी देखा ही नहीं है, इसलिए आप उसका क्रिएशन नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही मैं उडम कुड्डू के आगे लिख देता हूं पक्षी, या एक मैं लिख देता हूं एनिमल, जानवर, उडम कुड्डू नामक जानवर बनाइए। तो एनिमल्स चूंकि हम देखे हुए हैं, इसलिए आप तुरंत क्या करोगे? दिमाग लगाओगे और उसके 4 पैर बना दोगे। 4 पैर तो बना ही दोगे। ज्यादा क्रिएशन करोगे तो उसकी 2 सींग बना दोगे, 2 आंखें बना दोगे, 2 कान बना दोगे। तो ऐसे क्या करोगे? आप उसका क्रिएशन कर दोगे। ऐसे क्या करोगे? उसका क्रिएशन कर दोगे आप। ठीक है? तो ऐसे हमें क्रिएशन कर देते हैं। ठीक है? तो हमने क्या किया? हमने जो देखा है, जो जाना है, उसी को मिलाकर क्रिएशन कर देते हैं। तो आपके ब्रेन ने क्रिएट कर दिया। लेकिन केवल उडम कुड्डू पे हमारे ब्रेन ने कोई वर्क नहीं किया। लेकिन यदि आप उडम कुड्डू के बारे में जानते, तो शायद आपका ब्रेन क्रिएट कर देता। तो यहां पर बताने का उद्देश्य यही था कि हमारा ब्रेन कोई भी नई चीज को क्रिएट नहीं करता है। चलो आज का टाइम भी हो गया है। समझ में आई चीजें? पढ़ने से ज्यादा, रटने से ज्यादा समझने पे फोकस करो।